Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to our Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर भी नजर डालेंगे और साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं गौरा। Quick look at the headlines at the stock markets. Falling for the sixth straight day, Sensex shed 69 points, Nifty slips 29 points, but rupee appreciates 32 paise against the dollar. India Ratings revises country's GDP growth downwards for the current financial year to 8.6%. And Prime Minister Narendra Modi stresses on the need to educate the rural population on new age technologies for farmers. घरेलू शेयर बाजार लगातार छठे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 69 अंक और निफ्टी 29 अंक फिसला। रुपया हुआ डॉलर के मुकाबले 32 पैसे मजबूत। इंडिया रेटिंग्स ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए देश की जीडीपी वृद्धि दर घटाकर 8.6% की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। घरेलू शेयर बाजार आज लगातार छठे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मामूली गिरावट रही लेकिन गिरावट फिर भी रही आज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज शुरुआती बढ़त गंवाकर 0.1% के नुकसान से 69 अंक गिरकर 57,232 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.2% की कमी से 29 अंक नीचे 17,063 पर आ गया। हालांकि व्यापक बाजार का प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.9% लाभ में रहे। At the stock markets, falling for the sixth straight day, the Sensex at the Bombay Stock Exchange fell 69 points or 0.1% to end at 57,232 today. The Nifty at the National Stock Exchange shed 29 points or 0.2% to 17,063. But the broader market outperformed the Sensex, with the BSE Mid-Cap Index gaining 0.6% and the Small Cap Index climbing 0.9%. Sectorally, on the BSE, the Realty Index was the leading gainer, jumping 3.2%. The Consumer Durables Index advanced 1.4%. The Utilities Index added 1%. The Power and Consumer Discretionary Index rose 0.7% each, and the Basic Material Index gains 0.4%. Among the declining indices, the Energy Index fell 0.5% and the Auto and Capital Goods indices shed 0.3% each. जी, और रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 32 पैसे मजबूत होकर 74 रुपए 56 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हमारे साथ कार्यक्रम में चर्चा के लिए इस समय जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। जी अविनाश जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आज बाजार की शुरुआत तो अच्छी रही थी लेकिन बाद में जो है बढ़त गंवा दी बाजार ने और गिरावट के साथ आज भी बाजार बंद हुए हैं। क्या मार्केट क्या कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, बाजार में आज आपने सही कहा कि शुरुआती जो पीरियड था तभी मार्केट्स पॉजिटिव में जरूर खुला, लेकिन उसके बाद मार्केट्स में थोड़ी लास्ट 1 घंटे में बिकवाली देखने को मिली। आई थिंक एक मात्र कारण है कि अभी भी रशिया और यूक्रेन को लेके कुछ क्लियरिटी आई नहीं है। इतना ही है कि कल के कंपैरिजन में आज कोई नेगेटिव सरप्राइज आया नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक 17,000 के ऊपर है तब तक हमको लग रहा है कि मार्केट्स ठीक ठाक रहेंगे। 17,000 के नीचे कंटिन्यूसली क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली दिक्कतें बढ़ेंगी। मार्केट्स अभी रशिया और रूस की जो प्रॉब्लम है उसके अलावा
जो आने वाली 10 तारीख को स्टेट इलेक्शंस के जो नतीजे है उसका भी इंतजार कर रहा है, प्लस क्रूड का बढ़ना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, प्लस आज एफआईआई ने करीबन 4,000 करोड़ का बिकवाली का नंबर किया है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में ये सारी चीजें फैक्टरिंग की है और ऑब्वियसली अगर कोई क्लियरिटी रशिया और रूस के मैटर यूक्रेन के मैटर को आती है तो डेफिनेटली आपको एक अपटिक देखने को मिलेगा, बट एटलीस्ट लग नहीं रहा है कि कम से कम आने वाले 2-3 दिनों में कुछ होने की संभावना है। तो मार्केट इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत कंसोलिडेट जरूर हो गए थे ऊपरी लेवल पे, बट बाद में मुनाफा वसूली आ जी। और मिड कैप इंडेक्स और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स को हम देखें तो आज ये लाभ के साथ बंद हुए हैं, गेन किया है इन्होंने। इस गेन के पीछे कोई खास वजह? मुझे लग रहा है, देखिए छोटी मझोली कंपनियों में थोड़ा बहुत बाइंग आ गया है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में देखा गया है कि अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है, बैलेंस शीट पे कर्जा कम है और प्लस स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी छोटी मिड कैप कंपनीज है वहां पे ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार का फोकस गवर्नमेंट का है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर, तो ये डेफिनेटली एक ऐसी स्पेस है जहां पे आपको थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी पूरी तरह से रुझान पॉजिटिव नहीं है। काफी ऐसे स्टॉक्स है जो अपने ऊपर के लेवल से करीबन 25-30% गिरे हैं। तो मार्केट थोड़ा थोड़ा करके अभी कॉशियसली आगे बढ़ रहा है। पॉसिबली जो मार्च 10 के नतीजे रहेंगे, बीजेपी पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, प्लस इन्फ्लेशन को लेके आगे क्या रवैया आरबीआई अप्रूव करता है, प्लस यूएस की टेपरिंग में कितनी बड़ी क्वांटिटी की टेपरिंग पहले मार्च के इंस्टॉलमेंट में होती है, ये सारे चीजें मुझे लग रहा है मार्केट देखेगा। तो छोटे मझोले शेयर्स बढ़ेंगे, बट मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अभी पेशेंस रखना चाहिए। अच्छे क्वालिटी की कंपनीज भी थोड़ा बहुत समय लेंगे अपना शेयर प्राइस को बढ़ने के लिए। जी। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आज रियलिटी इंडेक्स जो है लीडिंग गेनर रहा है और 3.2% का उछाल आया है आज। क्या बताता है ये? क्लियरली मुझे लग रहा है कि देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि रियलिटी सेक्टर में पिछले साल बहुत अच्छी तेजी हमने देखी थी। इस साल भी तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन बेस बढ़ गया है और डेफिनेटली हाई बीटा सेक्टर है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट सुधरता है तो ये शेयर्स भी अच्छी छलांग लगाते हैं। जब बाजार गिरता है तब ये भी अल्फा हाई बीटा होने के कारण गिरते हैं। लेकिन इन्होंने जो कंपनीज है जहाँ पे कर्जा कम है, जहाँ पे ऑर्डर बुक अच्छी है, वहां पे डेफिनेटली आपको अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा। और ये कोई इसमें डाउट नहीं है कि हाउसिंग सेक्टर डेफिनेटली तभी अच्छा करता है जब कंट्री का जीडीपी ग्रोथ अच्छा करता है। तो आने वाला साल मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा और इस पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट में अभी भी काफी पॉजिटिविटी मार्केट में रहेगी। Avinashi, while we're on the topic of sectors, which could you think would be more attractive sectors at these valuations? I think from a valuation standpoint of view, I think the sectors which could really do well are basically the automotive and the auto component sectors. In fact, auto as a sector has not performed well in 2021. So there's a very strong belief that now the auto sector is very strongly poised to deliver. So I think companies like Mahindra and Mahindra, or for that reason Ashok Leyland, from the commercial vehicle space, I think you could see definitely some valuation comfort coming in here. Plus, you could also look at construction companies. A lot of construction companies have been battered down, so now valuations have become pretty, reasonable. And obviously, capital good companies like L&T, or for that reason Thermax, I think these are also companies where, our sense is that if you take a medium-term view, then I think valuations look attractive. I think you should always look at SIP approach and buy on decline. This market will offer good opportunities where you can get good companies at lower prices because of the fear prevailing in the market. And what is the timeline you see for investment? What kind of a call would you take in such a market in existing investments and also in the sectors you spoke about? Yeah, I think clearly, in this market, looking at the way the markets have gone up in 2021, index moved up by 21% on an annual basis. We believe that, for 2022, the index may not move significantly because the base effect will play off. So probably you will see a 8 to 10% rise on the index. But overall, I think as far as stock-specific, investments are concerned, I think you need to take at least a 12 to 18-month view. I think for the first 6 months of 2022, it could happen that investors could get a little frustrated because despite good numbers, stock prices are not moving up. But right. I think eventually that will help off, if one looks at a long-term time frame of at least 12 to 18. जी। और ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है यूक्रेन को लेकर के खास तौर पर, ऐसे में बाजारों में खास तौर पर घरेलू शेयर बाजारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हम अभी थोड़ा सा शॉर्ट अगर हम उसको देखें, लघु अवधि में देखें, तो क्या बाजारों में ये गिरावट अभी दौर जारी रहेगा या ये थमेगी भी कहीं?
देखिए, बाजार में गिरावट तो ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेके ऑलरेडी काफी हो चुकी है। मुझे लग रहा है मार्केट्स अभी एक ऐसे सिचुएशन पे है कि कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आने की उम्मीद है। देखिए, यूएस ने अपना काम कर दिया है, रशिया ने अपना काम कर दिया है, यूक्रेन ने बताया, लेकिन फाइनली रशिया का नेक्स्ट मूव क्या होगा, वेदर वो वॉर डिक्लेयर करेंगे या नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। तो मार्केट्स बहुत ही वोलेटाइल रहेंगे अगर कोई भी नया न्यूज फ्लो आने वाले 1-2 दिन में आता है। बट डेफिनेटली मार्केट्स के लिए ये जो वॉर का चिंता है ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मेरे ख्याल से ज्यादा अगर वॉर होती भी है तो 2 या 3 महीने की बात है। उसके बाद वापस सभी लोग मैक्रो और ग्लोबल फैक्टर्स की तरफ देखेंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, लिक्विडिटी हो गई, टेपरिंग हो गया। तो ये जो रशिया का मामला है ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये हमने पहले भी देखा है कि कोई बड़ी वॉर कोई भी कंट्री की लंबे समय के लिए चलती नहीं। तो इस माहौल में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आपको क्या टिप्स देंगे आप उन्हें? देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को पहली बात तो एक बात समझना चाहिए कि अपना निवेश का जो टाइम फ्रेम है वो कम से कम 2 साल और प्लस रखिए, क्योंकि पिछले साल बाजार में बहुत कम वक्त में लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, तो ये साल बहुत चैलेंजिंग रहेगा। 2022 में भी पैसा बनेगा, इक्विटी एसेट क्लास एक अच्छी रहेगी, परंतु आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है और अच्छे खासे अच्छी क्वालिटी बिजनेसेस में निवेश करिए जहां पे बिजनेस मॉडल अच्छा है, जहां पे प्रमोटर अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कर्जा बैलेंस शीट पे। तो ऐसा अगर निवेश करे तो मुझे लग रहा है कि इक्विटी में अच्छा पैसा जरूर मिलेगा, बट थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा है। राइट जी। अविनाश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर शो। वील बी बैक शॉर्टली आफ्टर दिस ब्रेक। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। समझकर इन्वेस्ट कर। कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आप सभी का फिर से स्वागत। बढ़ते हैं एशियाई और यूरोपीय बाजार की ओर। यूक्रेन संकट को लेकर जारी चिंताओं के बावजूद अधिकतर एशियाई बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.9%, हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.6% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% की बढ़त में रहे। लेकिन सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.2% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। जापान के निकेई में अवकाश के कारण आज कारोबार नहीं हुआ। इस बीच यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताते हुए ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शीर्ष 8 सुरक्षा सलाहकारों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। जापान ने भी कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की है। जापान ने रूस के बॉन्ड्स को जारी करने पर रोक लगा दी गई है। रूस के कुछ लोगों की संपत्ति को फ्रीज करने के साथ साथ उनकी जापान यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बात करें यूरोपीय बाजारों की तो अंतर्देशीय कारोबार में आज यहां तेजी का रुख रहा। लंदन का FTSE 100 0.5% चढ़ा, फ्रांस का CAC 40 1.5% और जर्मनी का DAX 1.2% लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। Moving on to the US markets. On Wall Street, key indices fell yesterday as the Ukraine-Russia crisis kept investors on edge after Russian President Vladimir Putin recognized 2 breakaway regions in the country and ordered troops to the area. Indices pared losses after the U.S. President Joe Biden announced the first wave of sanctions against Russia, while saying he was hopeful diplomacy is still available. Biden added that the United States had no intention of fighting Russia. He said the sanctions, among other things, target Russian banks and sovereign debt. So the Dow Jones Industrial Average declined 483 points or 1.4% to close at 33,597. The S&P 500 slipped 44 points or 1% to end at 4,305. And the Nasdaq Composite dropped 167 points to 13,382. जी, और अब चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हैं आर्थिक विशेषज्ञ जयंता दास। जयंता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी जयंता दास जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? Hello. We're trying to reconnect with our expert. Meanwhile, as we're looking at and we are seeing that the market is consolidating, as our experts earlier in the afternoon in our earlier program also shared, and I think this is going to be the main region of conversation that we are going to be having with our experts. Meanwhile, a quick look at the GDP. India's ratings were revised, and India ratings is revised
downwards the country's GDP forecast for 2021-22 to 8.6% from the consensus 9.2% projected earlier. The National Statistical Organization, which is forecast 9.2% real GDP growth for the year, will release the second advance estimate of national income on Monday. जी, अब जयंत दास जी हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ गए हैं। हेलो जी, जयंत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। हाँ जी नमस्कार जी, जयंत दास जी सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि यूक्रेन संकट को लेकर जो अभी चिंताएं पूरी दुनिया में हैं और उसके बावजूद आज अधिकतर एशियाई शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए हैं और घरेलू मोर्चों पर देखें तो लगातार छठे दिन आज गिरावट रही है। तो एशियाई बाजारों में बढ़त और घरेलू बाजारों में थोड़ा सा मामूली गिरावट देखने को मिल रही है, ये विरोधाभास क्यों? देखिए, मैं मानता हूं कि हमारा मार्केट घरेलू बाजार में खास करके मोरलेस एक ही लेवल में रहा। तो गिरावट तो जो स्तर है काफी कम है। और दूसरी बात ये रहा कि एशिया बाजारों में जो तेजी अलग से आया है, इस तरह का स्थिति में अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जहां पे एक अलग से एक मेजर कुछ वॉर का बात या मेजर कुछ अटैक का बात होते हैं, तो मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत होता है। और ऐसे फ्लक्चुएशन में हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग का भी एक विंडो हमेशा ओपन होता है, जहां पे मैं मानता हूं कि कुछ एशिया बाजारों में आज जिस तरह का उछाल तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक खरीदारी का एक अलग से ट्रेंड था, वो शायद उस प्रॉफिट बुकिंग का वजह से हम बेशक बता सकते हैं। यूक्रेन के बारे में आप बात करें, छवि अभी भी स्पष्ट नहीं हुए है कि ये क्या दिशा लेंगे। और इस वक्त कंडीशंस और साथ में जो तरह तरह का जो इंडिकेटर्स है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ोतरी हो रहा है, घट नहीं रहे। तो सिचुएशन का जो अनिश्चितता है वो जारी है इस वक्त। और इस सिलसिले में मैं मानता हूं कि मार्केट में एक चॉपीनेस जो प्रिवेल कर रहा है, और वो चॉपीनेस बेशक रहेंगे। और बीच बीच में कुछ कुछ मार्केट में शायद हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का वजह से, बार्गेन हंटिंग का वजह से थोड़ा बहुत मार्केट में फिर से उछाल आता है। लेकिन ये एक ट्रेंड या ये एक कहीं ना कहीं कुछ मार्केट का दिशा निर्देश होते हुए जो चीजें हैं, वो मैं मानता हूँ बिल्कुल वो नहीं है। हमें सिर्फ इस वक्त, जैसे मैंने कहा पिछले हफ्ता भी, कॉशियस रहना पड़ेगा। और ऐसे स्थिति में अगर आप दूर रहे स्टॉक से तो वही अच्छा रहेंगे। बेशक बार्गेन हंटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का डाउनवर्ड स्लाइड का चांसेस उम्मीद ज्यादा है। Right. Jayanta ji, we see that the U.S. markets have fallen, and obviously the reasons are very clear. But the U.S. President Joe Biden has taken a, very non-aggressive posture, very stable, but saying that it's only sanctions. We don't want to go to war with Russia. So how do you see this is going to play out on the U.S. market and the world economy? Well, typically the trend of discussion, if you watch closely in the media, Western media, related to NATO's reaction to what is happening in the borders of Ukraine and Russia, has been telling that NATO has been actually, dragging its feet, right, in terms of what sort of reaction they would like to do. And there is also a decent conversation or debate happening in the Western media, which says that whether NATO is, adept enough to respond strongly, as we have seen, say, around maybe 15 or 20 years ago. So NATO as a bloc, and how aggressive it has been in terms of, opposing, or if not opposing, I mean, they have been opposing throughout, but, in a manner that Russia takes it much more seriously. So those issues are also at front. But I do believe at this present day, the U.S. President's stance of not actually asking for a war is an important departure from previous U.S. presidents who have, at such situations, gone way ahead. But having said so, there is also a part of Democrats and Democrat supporters who are important, leaders in their own community in the U.S., who also are saying that the industry, the war industry, has been on a lull moment for the last 5 years. Right. And we should not fall into the trap of, the warmongering part that would give an impetus to the war industry. Absolutely. Do you feel that the scale and the intensity of the sanctions that have been imposed so far would be a deterrent to Russia? No, I think Russia is a completely different ballgame. And obviously, like China, it's not a very, you just can't wish away with certain conditions or sanctions what Russia's intent to do. Mm-hmm. But I also understand Russia's issues over here. And while the Western world has been presenting a very one-sided picture to some extent, but obviously no country, and specifically the size of Russia,
who would like to have NATO on its doorsteps. So these are issues which are best resolved. But then if you also watch closely, there are also stories, little small battles within the bigger war, which are also happening in terms of diplomatic battles. And I think that's where Russia still has an edge at this point of time. जी, और जयंत जी, अगर ये हम बात करें तेल की, जो इंपोर्ट की जो बात हो रही है, उसमें हम देखें तो रूस से चीन का जो इंपोर्ट है ऑयल का, वो लगभग 31% चाहे चीन अपना इंपोर्ट ऑयल का रूस से करता है, और भारत जो है बहुत ही कम मात्रा में, लगभग 1% के करीब क्रूड ऑयल रूस से निर्भरता, यानी कि हम देखें तो भारत की कम है। तो ऐसे में चीन की अर्थव्यवस्था को आप कितना असर पड़ता देख रहे हैं अगर ये प्रतिबंध आगे बढ़ते हैं और भी सख्त होते हैं प्रतिबंध? अगर देखिए, आपने ये काफी अच्छा सवाल किए, और मैं इस वक्त मानता हूं कि कोई भी इस तरह का सिचुएशन जहां पे खास करके इस अवधि पे एक अगर फुल फ्लेजेड वॉर अगर आते हैं, जहां पे रशिया इन्वॉल्व है, ऑलमोस्ट इन द हार्ट ऑफ यूरोप ऐसा स्थिति बनते हैं, तो विश्व भर में कोई भी देश कहीं ना कहीं एक सीवियर जैसे कहते हैं एक्सपोजर में रहेंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट का दौरा हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ का दौरा हो, चाहे डिमांड सप्लाई का दौरा हो, डिस्ट्रक्शन बेशक होगा। और सबसे बड़ा डर ये है कि इस वक्त या पिछले 5-7 साल दौरान जो भी दुनिया भर में जो भी आक्रमण हो रहा था, जैसे सीरिया का तरफ अगर देखें वहां पे भी, या इजराइल का साथ जो भी बीच बीच में मिसाइल एक्सचेंजेस होता रहता है बॉर्डर्स में, वो सारे बहुत लिमिटेड होता है। यहाँ पे काफी सारे देश इन्वॉल्व है और एक रशियन माइट एक अलग ही स्थिति बना हुआ है। तो किसी को पता नहीं होता है कि ऐसा स्थिति अगर वाकई वॉर और फायरिंग में आता है तो किस रूप जाके लेंगे, क्योंकि अगर रशिया अटैक करते हैं तो जरूरी है, जाहिर है कि वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो का जो ग्रुप है, उन्होंने बहुत सीवियर सैंक्शंस इशू करने वाला है। अगर सैंक्शंस इशू होता है तो उसमें जर्मनी भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि तेल का कुछ पाइपलाइन में आप सबको पता है कि जर्मनी के थ्रू जा रहा है। तो ऐसे स्थितियों में क्या रूप लेगा, उसी का सबसे अनिश्चितता है। और सवाल आपका काफी अच्छा है। मैं मानता हूं कि चीन की कोई भी दुनिया भर का देश, इंक्लूडिंग यूएस, ऐसा स्थिति से बच नहीं पाएंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस। राइट जयंत जी, प्लीज स्टे विद अस, वील बी बैक शॉर्टली आफ्टर दिस ब्रेक। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आप सभी का फिर स्वागत। जयंत जी, हम बात कर रहे थे रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर के। निर्यात की बात करें, अगर हम एक्सपोर्ट के मोर्चे पर हम बात करें तो यूक्रेन संकट का असर भारतीय निर्यात पर आप क्या पड़ता देख रहे हैं? हालांकि अभी फिलहाल 1-2 सालों में भारत का निर्यात काफी अच्छा रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी उत्साहजनक आंकड़े हैं, लेकिन इस संकट का असर भारतीय निर्यात पर आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि इमीडिएट क्षेत्र में इस वक्त भारत का जो अंदर ही जरूरतें हैं उसमें ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। क्रूड ऑयल का तो किसी को पता नहीं, आई मीन इट कैन गो डाउन फर्दर ऑल्सो या इट कैन गो अप ऑल्सो, इट ऑल डिपेंड्स। ऑयल सीज में काफी फर्क पड़ने वाला है, लेकिन एक्सपोर्ट का मार्केट में अगर बात करें तो मैं मानता हूं इस वक्त मोटी तौर से इमीडिएट अगर आप कुछ नतीजा कहें तो उसमें मैं मानता हूं कोई ज्यादा असर ना हो। Right. We've also had, GDP growth forecast, which has been, the estimate has been revised downwards. So in the current scenario and future expectations, what are the main factors that are bringing about a change in how we forecast our GDP? What exactly? I didn't get your question. Actually, we've had India Ratings has revised downwards the GDP forecast, right? Yeah. And so when these forecasts are revised, what do you think in the current scenario are some critical elements that will play a role in forecasting the GDP? Well, I can, at this point of time, the consistency of some of the sectors in terms of growth would be the main driver. And we are lucky to have at least the IT industry, which helped us out to come out of this last 2 years of COVID. And I also believe in terms of forecasting, what's also important to understand that when we enter into this next fiscal, there should not be another wave, albeit in terms of the waves which we saw. I mean, we saw one major and, one, it's not minor, at least
wave that didn't affect the economy much. Right. So we look forward to that consistency. If it happens, then obviously the coming out of, the growth numbers which have been presently said, which obviously most of the forecasters are reducing it for the last 4 6 weeks. I mean, we have seen reductions in the GDP forecasting. That would improve. और बढ़ते अगली खबर की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया है। ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप रखा गया है। श्री मोदी ने कहा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटीकरण और भूमि सीमांकन संबंधी कार्यों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि गांवों, विशेषकर आवास और भूमि के उचित सीमांकन की जरूरत है और इसे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सफलतापूर्वक किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने 40 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड एक्टिविटी से गांवों में न सिर्फ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं में कौशल विकास में भी मदद मिलेगी। So we are looking at, the Prime Minister talking of the digitization of land records. And I think this has been long overdue. To what extent do you think this will actually bring about a change, and how many cases go to court? What clarity, transparency comes into land records? It's been a grey area for so long. Well, briefly, I think it's one of the major challenges in the ground happening. And if this formation and if this change is being able to brought about, it will take time to get it effectively done. But obviously, it will be one of the major revolutions, just like a green revolution. Okay, that's a very powerful statement. Absolutely. Right. Thank you so much, sir. Thank you very much. Yeah, thank you. We'll take a quick look at the movement of oil prices. Global crude oil prices stabilized today as it became clear the first wave of US and European sanctions on Russia for sending troops into eastern Ukraine would not disrupt oil supplies. So the Brent crude futures dropped 59 cents to trade at $96.25 a barrel. US crude futures slipped 76 cents to $91.15 a barrel. और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में नरमी से दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 126 रुपए गिरकर 49,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, लेकिन चांदी बिना किसी उतार चढ़ाव के 63,939 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी रही। Right. And now, before we close, a reminder of the headlines. At the stock markets falling for the 6th straight day, Sensex shed 69 points, Nifty slips 29 points, but rupee appreciates 32 paise against the dollar. India Ratings revises country's GDP growth downward for the current financial year to 8.6%. And Prime Minister Narendra Modi stresses on the need to educate the rural population on new age technologies for farmers. Thank you very much for joining us today, and that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.